अल्लाह ने ध्यान से। आवेश का क्वांटिमीकरण कल लिखाए थे, नहीं लिखाए थे? आवेश का ये चीज लिखाए थे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत नहीं लिखाए थे। ये चीज पहला चीज आवेश का योज्यता। इसमें क्या बताए थे कि अगर ढेर सारा चार्ज मौजूद है, क्या मौजूद है? ढेर सारा चार्ज मौजूद है, तो जो मूल आवेश होगा, कौन सा आवेश? मूल आवेश। मान के चलो टोटल कुल आवेश, मूल आवेश नहीं कुल आवेश, वो क्या हो जाता था? बीजगणितीय योग के बराबर हो जाता था। हो जाता था ना? कुल आवेश किसके बराबर होता था? बीजगणितीय योग के। जैसे अलजेब्रा में जोड़ते हैं 2 3 5 4 3 7, वैसे करके होता था। इसका एक एग्जाम्पल लिखाए थे, लिखा था? एग्जाम्पल लिखाए थे, लिखी थी? देखो तो, खाली फॉर्मूला तक लिखा है ना, एग्जाम्पल उसका एक वही लिख लो। एग्जाम्पल जैसे लिख लो, +3 कूलम, +5 कूलम, +7 कूलम, -10 कूलम, -12 कूलम, -18 कूलम, +25 कूलम, इसका -30 कूलम। इसका हमको नेट चार्ज बताओ, इस कैविटी के अंदर टोटल कुल कितना चार्ज मौजूद है? बना के देखो खुद से। कैसे बनाएंगे? अरे कैसे बनाएंगे? कौन चीज? अपने से नहीं, खुद से। जैसे ये लिखे ना, उसको तुम बना के, हाँ उतना ही बड़ा लिखो ना। क्यू नेट बराबर चार्ज बना करके देखो, क्यू नेट टोटल चार्ज कितना होगा। सबसे पहले प्लस प्लस को जोड़ो, 18 18 7 25 5 कितना हुआ? 53। हम जोड़े ने 18 3 21, 21 7 28, 28 28 20, 28 20 48, 48 5 53, 18 कहाँ जोड़ी? 18, 18 3 21, 21 7 28, 28 20 48, 48 5 53, 53 58 होगा। 58 कुलब ये हो गया। अब देखो माइनस वाले को जोड़ो, 12 10 22, 22 30 कितना? 52। 22 30 52 होता है ना? हाँ, तो माइनस में 52 कर दो, तो इसका नेट आंसर हो जाएगा +6 कूलम आंसर। ठीक है, क्यू नेट हो जाएगा 58 कूलम -52 कूलम बराबर +6 कूलम। ये इसी को कहते हैं आवेश की योज्यता। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट अपने लोग आते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, चलो इसके बारे में सबसे पहले अपने लोग लिखने का प्रयास करते हैं, ये चीज होता क्या। इसके बारे में कल बताए थे कि विद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत किसको बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हाँ, द्रव्यमान को न तो उत्पत्ति की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है। तो कर क्या सकते हैं? इसको सिर्फ घटा या बढ़ा सकते हैं। ये मत बोलना कि इसको भी स्थानांतरित कर सकते हैं, नहीं। स्थानांतरित किसको कर सकते हैं? आवेश को। तो उसी को कहते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत, कि आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। उसको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। आगे बैठो हुआ, आगे बैठो आगे। ठीक है, तो विद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत वो हो जाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले लिखना स्टार्ट करो। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। ध्यान से सुनना, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत, मतलब जिसमें चार्ज दे दिया 5 कूलम, तो इसका मतलब वो फिक्स हो गया कि इसके अंदर कितना कूलम चार्ज होगा? 5 कूलम चार्ज होगा। समझ में आया क्या बोले? अगर किसी भी चीज के ऊपर चार्ज मौजूद है, जैसे मान के चलो ये चश्मा है, इस चश्मा के अंदर चार्ज मौजूद है, तो जितना चार्ज कह दिए इसमें फिक्स है, उसी का चार्ज रहेगा। ये घट बढ़ सकता है। कैसे? इसको किसी वस्तु के ऊपर रब करेंगे तो चार्ज का क्या हो जाएगा? स्थानांतरण हो जाएगा। इसके वजह से चार्ज घट बढ़ सकता है, लेकिन चार्ज खत्म नहीं हो सकता। हो सकता है आवेश खत्म नहीं किया जा सकता। यही चीज अब लिखाएंगे। इसका दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो। विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। विद्युत आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है, विद्युत आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है।
विद्युत आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, विद्युत आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से इसे केवल एक वस्तु से इसे केवल एक वस्तु से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित का मतलब समझता है ना रे? आदान प्रदान, ट्रांसफर। कहता है ना मेरा खाता से पैसा तुम्हारे खाता में ट्रांसफर करो, स्थानांतरित कर दो, उसका स्थान चेंज कर दो, दूसरे जगह कर दो। इसे ही आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। 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 वीडियो में कौन ने कमेंट क्या किया है जानते हो? कि बच्चा सब पे गुस्सा काहे हो जाते हैं बार अरे वो लड़का था, सनोज था। हाँ, हम नाम काहे बताएंगे? हमसे काम है कि नाम से क्या काम है तुमको? नाम बताएंगे, बहुत जल्द बताएंगे। अभी ब्लॉगिंग करना अब स्टार्ट करते हैं, ब्लॉगर बनेंगे आप। अब वो वाला ब्लॉगिंग नहीं कहेंगे फलना कौन चीज, बहुत सारा चीज का था ब्लॉगिंग, वो सब ब्लॉगिंग नहीं होता। हम लोग का नॉर्मल ब्लॉगिंग होता है। ब्लॉगिंग का मतलब दूसरा टाइप, अपना पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ नहीं, पर्सनल में सब कुछ नहीं। हाँ, जैसे लिखो, जैसे जैसे कुछ बताना नहीं है उसमें, दिनचर्या बताओ, आज क्या क्या किए हैं, किस क्लास को क्या बताए हैं। उसके बाद कुछ कुछ होता है क्लास में बातचीत, उस बातचीत का मोमेंट को उसमें टर्न लॉक लॉक करो। उससे क्या होता है, कोई बात नहीं है, उससे क्या होता है ना कि इम्प्रेशन बनता है। कुछ भी चीज लोग देखता है तो कुछ वीडियो का बीच का सीन देखता है, उसको काट के शुरू में लगाओ, इस तरह से होता है। जैसे लिखो, कांच के छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ने पर, कांच के छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ने पर कौन सी नहीं देखेगी रे? कांच के छड़ पर जितना धन आवेश उत्पन्न होता है, कांच के छड़ पर जितना धन आवेश उत्पन्न होता है, कांच के छड़ पर जितना धन आवेश उत्पन्न होता है, कांच के छड़ पर जितना धन आवेश उत्पन्न होता है, जितना धन आवेश उत्पन्न होता है, उतना ही रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। उतना ही रेशम के कपड़े पर उतना ही रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। उतना ही रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। उसी में लिखो पैराग्राफ चेंज करके, इस प्रकार कांच के छड़ इस प्रकार कांच के छड़ और रेशम के कपड़े को और रेशम के कपड़े को विलगित निकाय मान लिया जाए, विलगित निकाय मान लिया जाए, विलगित निकाय मान लिया जाए, विलगित निकाय मान लिया जाए। इस प्रकार कांच के छड़ और रेशम के कपड़े को विलगित निकाय मान लिया जाए तो आवेश कुल आवेश तो कुल आवेश शून्य हो जाएगा जो पहले था। कुल आवेश शून्य हो जाएगा जो पहले था, शून्य हो जाएगा जो पहले था, जो पहले था। ठीक है।
जो रगड़ने से पहले था या पहले था, जो रगड़ने से पहले था, जो रगड़ने से पहले था। ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी फास्टली। ठीक है, जल्दी करो फास्टली। इसका मतलब हो गया, इस चीज हम 2 दिन से बता रहे हैं, 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन हम आज पढ़ा रहे हैं। 2 दिन 3 दिन टाइम बीत गया इस चीज टॉपिक पे, इस टॉपिक पे 3 दिन बीत गया है। पीछे हो गए थोड़ा सा। हुआ है? रिमोट किसी के पास है? तेरी मच्छर की, कुछ नहीं। रातों में गाली दिए थे 100। ये मच्छर लोग परेशान कर देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, वो लिखिए ना। जल्दी करो, फास्ट में फास्ट में। आज पढ़ेंगे, उसके बाद आवेश का क्वांटिमीकरण। क्वांटिमीकरण में क्या सब बताए थे? आवेश का क्वांटिमीकरण में क्या सब बताए थे? बताए थे अगर किसी वस्तु के ऊपर आवेश मौजूद है तो वह इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश होता है, मतलब मूल आवेश का पूर्णांकी गुणज होना चाहिए, गुना के रूप में होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं आवेश का क्वांटिमीकरण। वैसे अगर आवेश मौजूद है तो वह पूर्णांकी गुणज के रूप में नहीं है, इसका मतलब है वह आवेश का मान सही नहीं है। हो गया? चलो तो इसके बारे में फिर लिखना स्टार्ट करो, मेरे पीछे पीछे जितना फास्ट लिख सकते हो लिखो। आवेश का क्वांटिमीकरण में सबसे पहला चीज, किसी वस्तु पर कुल आवेश एक मूल आवेश के इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकी गुणज होता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश, कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद कुल आवेश, जिसको हम लोग मूल आवेश भी कहते हैं, मौजूद कुल आवेश, कोष्ट में करके लिखो इसको, मूल आवेश भी कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद कुल आवेश, रुको कोष्ट में करके लिखो, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकी गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश के पूर्णांकी गुणज होता है, रुको, मौजूद कुल आवेश के पूर्णांकी गुणज होता है, पूर्णांकी गुणज होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से लिखो, पूर्णांकी गुणज होता है। ठीक है, उसके बाद अतः किसी वस्तु पर, अतः किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा हो सकती है, आवेश की मात्रा हो सकती है। क्या चीज? आवेश की मात्रा क्या हो सकती है? आवेश की मात्रा हो सकती है क्या चीज? Q बराबर प्लस माइनस एन ई, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है, मतलब हो गया जहाँ n बराबर, जहाँ n बराबर +1 +-2 +-3 +-4 +-5 डॉट 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 etc कर दो। साथ जहाँ E बराबर हो गया मूल आवेश, और मूल आवेश का मान कितना होता है? -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया मूल आवेश। उसके बाद, उसके बाद हाँ हो गया इलेक्ट्रॉन मूल आवेश। और क्यू क्या चीज है? आवेश है, मौजूद आवेश, मौजूद आवेश। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद मूल आवेश का डिफिनेशन लिखो, एलिमेंट्री चार्ज का। मूल आवेश, एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? मूल आवेश एलिमेंट्री चार्ज, मूल आवेश एलिमेंट्री चार्ज लिखो इसका डिफिनेशन। वह सबसे छोटा आवेश, वह सबसे छोटा आवेश, वह सबसे छोटा आवेश जो, जो स्वतंत्र रूप से, वह सबसे छोटा आवेश जो स्वतंत्र रूप से, एक मिनट,
वह सबसे छोटा आवेश जो स्वतंत्र रूप से किसी कण पर पाया जा सकता है, किसी कण पर पाया जा सकता है, जो स्वतंत्र रूप से किसी कण पर पाया जा सकता है, किसी कण पर पाया जा सकता है, जो स्वतंत्र रूप से किसी कण पर पाया जा सकता है। या फिर इसका एक अदर डिफिनेशन लिखो, किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान, किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान, किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान, किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान, किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान, किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, आवेश के बराबर होता है। किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, जिसे मूल आवेश भी कहते हैं, जिसे मूल आवेश कहते हैं, जिसे मूल आवेश कहते हैं, जिसे हम लोग मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा फूल है जिसमें दो कोष्ठ पाए जाते हैं? हाँ, कोष्ठ पहले पाया किस में जाता है ये बताओ, बायो का क्वेश्चन है तुम लोग के लिए। पुष्प में तो पाया जाता है। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुमंग। पुमंग के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन? परागकोश है, कहाँ से कहाँ चलता रहा। सबसे पहला होता है तुम्हारा योजी, परागकोश, पुतंतु, 3 गो होता है। ठीक है, योजी, पुतंतु, परागकोश। परागकोश के कितने भाग होते हैं? सबसे पहला चीज परागकोश से मिलकर बनता है परागकण। ठीक है, परागकोश के बाद क्या बनता है? परागकण। और परागकण जिसमें अलग अलग होता है, ठीक है, उसमें परागकोश में पहले चीज 2 को अथी पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? भाग। और एक भाग में 2 कोष्ठ पाया जाता है। मेनली सभी फूल में जो होता है वो 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, 4 कोष्ठ मतलब 2 भाग होता है। एक ऐसा फूल है जिसका नाम है गुड़हल, जिसमें ओनली फॉर एक ही कोष्ठ पाया जाता है, मतलब सॉरी एक भाग पाया जाता है, जिसमें 2 ही कोष्ठ पाया गया। ठीक है, ये डायरेक्टली किताब में नहीं लिखा हुआ, किताब में सिर्फ लिखा हुआ है कि उसमें सिर्फ एक ही भाग पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है निम्न में से किस फूल में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं? एक भाग में 2 कोष्ठ, तो नॉर्मली जो फूल होता है उस फूल में 4 कोष्ठ होता है। कल रात में बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो उसी में ये चीज लिखा हुआ था। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा, इतना आसान नहीं है जितना सोच रही है। उसके लिए वो तो हम कितना देर 10 मिनट पढ़ाए, प्रणव को बता रहे थे, उनको याद नहीं हो रहा था तो उनको समझा दिए तो सब याद हो गया उसी टाइम। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम बता रहे थे। तो उसमें एक फूल है जिसका नाम है गुड़हल। उसके बाद आया था टॉपिक, हाँ, परागकोश से परागकण बनता है। परागकण की संख्या सभी फूलों में अलग अलग होती है। एक फूल होता है जिसको बोलते हैं अपने अपने भाषा में जिसको छक्का कहते हैं ना, किन्नर। उसी तरह से फूल में भी होता है छक्का। उस फूल में छक्का का नाम होता है क्या चीज? याद नहीं आ रहा है, नहीं याद नहीं आ रहा है अभी। बहुत याद 4-5 बार रिवीजन करवा दिए उस चीज को पूरा, मतलब कंसेप्ट के साथ इस तरह से। इसीलिए सोचे तो लोग से पूछते हैं ये आता है कि नहीं आता है। क्या लिखा हुआ है? किसी वस्तु पर, ये चीज खत्म हो गया नहीं यहाँ तक, जिसे मूल आवेश कहते हैं। उसके बाद आता है यार मूल आवेश, तो यहाँ लिखा हुआ था वो लिखा दिए, फिर भी समझ में आ गया मूल आवेश।
एलिमेंट्री चार्ज किसको बोलते हैं? अगर किसी वस्तु के ऊपर चार्ज मौजूद है, उसका न्यूनतम मान जो होगा, सबसे कम चार्ज मौजूद कितना होगा, यही न हो सकता है 1.6 गुना 10 का पावर कितना कूलम माइनस 19 कूलम। सर काहे ऐसा होगा? काहे कि कोई अदर वस्तु पे, ध्यान से सुनना, काहे कि अगर कोई दूसरा वस्तु पे चार्ज मौजूद होगा तो वह इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा उसका गुणज के रूप में होगा ना, मतलब गुना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना होगा ना। इसका मतलब इससे कम तो नहीं हो सकता, इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे चार्ज होगा मौजूद। इसीलिए कहा गया मूल आवेश उसको, अगर किसी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसका न्यूनतम मान जो होगा आवेश का, उसी को हम लोग कौन सा आवेश बोलेंगे? मूल आवेश। कौन सा आवेश? मूल आवेश। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश होता है समझो, इसी को क्या बोलते हैं? मूल आवेश। या प्रोटॉन के ऊपर जितना आवेश होता है उसको क्या बोल देंगे? मूल आवेश बोल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? चलो, उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, आवेश का परमाणुकता क्या होता है, कि उसके पास कितना परमाणु मौजूद है। अपने लोग परमाणुकता पढ़े हैं, जैसे बात करेंगे सर NaCl, NaCl की परमाणुकता कितनी है? NaCl की परमाणुकता कितनी है? NaCl की परमाणुकता कितनी है? 2। कितनी है? 2। NaCl की परमाणुकता कितनी है? 1 परमाणु और 2 परमाणु, तो कितने परमाणु हो गए? 2। पूछ देंगे H2O में क्या गो परमाणु मौजूद है? हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु है ना रे, एटम है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बोलो ना रे, एकदम सदमा में काय है। सबसे मेन चीज तो ये तत्व है, लेकिन तत्व के अंदर तो एटम होगा, इसको एटम भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, अणु भी बोल सकते हैं, परमाणु भी बोल सकते हैं, तत्व भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? इसीलिए हाइड्रोजन क्या गो है जी? 2 गो। ऑक्सीजन क्या गो है जी? 1 गो। अर्थात इसका एटोमिसिटी कितना हो गया? 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग परमाणुकता निकालते थे। अब आता है सर, आवेश का परमाणुकता किसको बोलते हैं? एटोमिसिटी ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं? तो इसका डिफिनेशन लिखो सर, आवेश का परमाणुकता क्या होता है, इसका डिफिनेशन लिखने का प्रयास करो। आवेश का क्वांटिमीकरण, आवेश का क्वांटिमीकरण, आवेश का क्वांटिमीकरण या परिमाणीकरण को ही आवेश का क्वांटिमीकरण, आवेश का क्वांटिमीकरण, आवेश का क्वांटिमीकरण या फिर परिमाणीकरण, परिमाणीकरण, आवेश का क्वांटिमीकरण या फिर परिमाणीकरण को ही आवेश का परमाणुकता कहते हैं, को ही आवेश का परमाणुकता कहते हैं, आवेश का परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, आवेश का क्वांटिमीकरण या फिर परिमाणीकरण को ही आवेश का क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। एरो मार के लिखो, मूल आवेश को ही आवेश का क्वांटम भी कहा जाता है। मूल आवेश को ही, मूल आवेश को ही, मूल आवेश को ही आवेश का क्वांटम कहा जाता है। मूल आवेश को ही आवेश का क्वांटम कहा जाता है। मूल आवेश को ही आवेश का क्वांटम कहा जाता है। ठीक है, मूल आवेश को ही आवेश का क्वांटम कहा जाता है। एरो मार करके लिखो, एरो मार करके लिखो, यह एक प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित नियम है। यह एक प्रयोगात्मक रूप से, यह एक प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित नियम है, मतलब यह प्रयोग के द्वारा सत्यापित किया गया है। ठीक है, यह एक प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित नियम है, यह एक प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित नियम है। उसके बाद लिखो एरो मार के, यह एक प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित नियम है। सन 1830 में फैराडे ने इसकी झलक दी थी। किसने? सन 1830 ईस्वी में फैराडे ने, फैराडे का नाम सुना है ना, फैराड का नियम पढ़ा है,
फैराडे ने इसकी झलक दी थी, इसकी झलक दी थी। झलक दिखला जा, गाना सुना है, झलक दिखला जा आजा आजा। जबकि मिल्टन ने 1912 में, तुम लोग का बैंड बाजा बजा देंगे। जबकि जबकि मिल्टन ने 1912 में, जबकि मिल्टन ने 1912 में, जबकि मिल्टन ने 1912 ईस्वी में, जबकि मिल्टन ने 1912 ईस्वी में तेल बिंदु प्रयोग द्वारा इसे पूरी तरह से स्थापित कर दिया था। हेलो हेलो, तुम लोग को तेल बिंदु एक्सपेरिमेंट पढ़ाए थे मिल्टन का। ए, तेल बिंदु एक्सपेरिमेंट मिल्टन साहब का, तेल बिंदु प्रयोग द्वारा इसे पूरी तरह से स्थापित कर दिया। मिल्टन ने 1912 ईस्वी में तेल बिंदु प्रयोग द्वारा, तेल बिंदु प्रयोग द्वारा, अच्छा रुको अभी इसका एक्सपेरिमेंट दिखा देते हैं। तेल बिंदु प्रयोग द्वारा, मिल्टन ने 1912 ईस्वी में तेल बिंदु प्रयोग द्वारा इसे पूरी तरह से स्थापित कर दिया। खाली इसमें समझ लेना कि चार्ज कैसे आ रहा, बस हो गया, उतना पूरा डीपली पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है। इसे पूरी तरह से स्थापित कर दिया। ठीक है, उसके बाद ऐसा ऐसा 2 या 3 कॉपी बनेगा। सेकेंड बुक इसका कहाँ है? मतलब 12th का फिजिक्स का कर रहा है, एनसीईआरटी का ना। उसमें हम फिजिक्स में फर्स्ट सेकंड सब, हम तुमको पता है ना कितना चैप्टर है, कितना टॉपिक है, सब एक साथ हम किए हुए हैं। कितना डेज लगेगा कम से कम, ये सब जोड़ा हुआ है सारा चीज। हाँ तो वो फेयर है तुम्हारा, फेयर हम चेक करेंगे बुआ, फेयर रहेगा तभी। देखो रफ ज्यादा दिन नहीं पढ़ सकता है, मन आज पढ़ रहा कल मन उब जाएगा रफ पढ़ते पढ़ते। फेयर से मन नहीं उबता, फेयर को जब भी निकालो तो एकदम खुशी मिलता है, चलो मेरा फेयर है। ठीक है, उसके बाद, इसके बाद लिखो ये वाला लाइन। आवेश के क्वांटमीकरण से यह भी स्पष्ट हुआ कि, आवेश के क्वांटमीकरण से यह भी स्पष्ट हुआ कि आवेशित वस्तु पर आवेश सतत परिमाण में न होकर असतत विभक्त परिमाण में होता है। हैं? क्या बोल रहा है? थोड़ा धीरे बोलेंगे, काहे सो, काहे अपना एनर्जी बर्बाद करे। एक बार तुम खुद से पढ़ के लिखना चालू करो ना, मुड़ी उठाना नहीं पड़ेगा बार बार। तो एक एक बार देख के लिखता है उसको बहुत टाइम लगता है, एक बार पढ़ लिया उसको लिख लिया तो कम टाइम लगता है। उसके बाद अपने लोग का मजेदार क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको पीवाईक्यू बोल सकते हैं। पीवाईक्यू का फुल फॉर्म, पीवाईक्यू का फुल फॉर्म, ओ ठीक, हमको लगा कुछ और बोलेगा कोई, कोई, छोड़ दो मत बोलो। हाँ पिछले बार चला गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले साल का क्वेश्चन हुआ। मतलब एक कूलम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तू लोग बना लेगा खुद से, थोड़ा सा हिंट्स हमको देना है। एक कूलम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सुनो अब ध्यान से, एक कूलम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर सबसे पहले आप हमको ये बताइए, क्या क्या बताना है बताओ, बताओ ना रे, लोग बोला ना ये बताइए, बोलो क्या बताना है। बोलो पंडित जी देखिए ना मेरा शादी कब होगा। बहुत कम, बहुत कम मात्रा में, जोर से बोलेगा तुम लोग तब आएगा।
एक कूलम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबसे पहले सर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुल कितना आवेश होता है? -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। ये पूछ क्या रहा है? रुकने तब धड़पड़ी ने है। ये पूछ क्या रहा है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? उल्टा देखो ध्यान से, ये पूछा क्या है? उल्टा। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना कूलम चार्ज, तो इसको उल्टा पहले लिखो, -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। तो होता है एगो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि एक कूलम में कितना होगा? 1/-1.6 गुना 10 का पावर -19 इलेक्ट्रॉन होगा। जब इसको तुम भाग डिवाइड करोगे तो एक कूलम में 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना? ठीक है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 18 इलेक्ट्रॉन। इसको भाषा में भी लिख लो, लिखो अब, लिखो अब, इसको लैंग्वेज में भी लिखो कि एक कूलम में 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलम आवेश में, या कर सकते हैं एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। हेलो हेलो, हो गया? बहुत जल्दी लिख ली। वो लिखबो नहीं के कथी हो गया जी सर? एक भी नहीं लिखी बेटा। अब अपने लोग का टॉपिक है विद्युत आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर। द्रव्यमान कौन सी राशि है? कौन बताएगा? अदिश की सदिश? कैसे? नहीं होता है। आवेश कौन सा राशि है? सदिश का। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन या फिर ईएसयू। ठीक है, उसके बाद आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड। एक फैराड में कितना कूलम? 96,500 कूलम। चलो याद तो है, हमको लगा बिसर गया होगा। चलो चलो, हाँ घूमने के लिए ले चलेंगे, तो लोग घूमने के लिए कहीं जाएगा घूमने के लिए। टाइम हो गया? कहाँ जाने का टाइम हो गया? अपने से कैसे मेरा टाइम हो गया इतना जल्दी? 6:30 बजे आते हैं। इसको लिखो, खत्म करो, इसको टॉपिक खत्म करेंगे। आवेश का द्रव्यमान के बीच अंतर लिखो। विद्युत आवेश धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। एक नंबर में लिखो, ये विद्युत आवेश धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। धनात्मक कोमा ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, तथा शून्य हो सकता है। विद्युत आवेश धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। अरे छुट्टी नहीं भेलो यारे, ये दिए छुट्टी, छुट्टी नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, उसके बाद पहला नंबर इसमें लिखो, द्रव्यमान न ही निगेटिव हो सकता है न ही जीरो हो सकता है। इसीलिए लिखेंगे द्रव्यमान हमेशा क्या होगा? धनात्मक होता है। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। हैं? दूसरा लिखो, आवेश क्वांटमीकृत होते हैं या आवेश क्वांटमीकरण होते हैं। दूसरा नंबर में लिखो, आवेश क्वांटमीकरण होते हैं। दूसरा में लिखो, आवेश क्वांटमीकरण होते हैं। और इसमें लिखो द्रव्यमान में लिखो, द्रव्यमान का क्वांटमीकरण अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। द्रव्यमान का क्वांटमीकरण अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। द्रव्यमान का क्वांटमीकरण अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। अभी तक स्थापित नहीं हुआ है।
अरे क्या है? तीसरा लिखो, तीसरा विद्युत आवेश पिंड के गति पर निर्भर नहीं करता। इसमें Q बराबर प्लस माइनस एन लिख लेना। ठीक है, तीसरा लिखो, विद्युत आवेश पिंड के गति पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत आवेश पिंड के गति पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत आवेश पिंड के गति पर निर्भर नहीं करता है। इसमें लिखो तीसरा में लिखो, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके गति के साथ बढ़ जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके गति के साथ बढ़ जाता है। उसके गति के साथ बढ़ जाता है। के गति के साथ बढ़ जाता है। तीसरा लिखो, चौथा पॉइंट लिखो, आवेश के कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। आवेश के कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। आवेश के कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चौथा लिखो, उसमें द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय प्रभाव उत्पन्न होता है। द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय प्रभाव उत्पन्न होता है। द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय प्रभाव उत्पन्न होता है। लाइव सेशन को एडिट करना पड़ेगा। चौथा, पांचवा पॉइंट लिखो, आवेश संरक्षित है। पांचवा पॉइंट लिखो, आवेश संरक्षित है। आवेश संरक्षित है। और इसका पांचवा पॉइंट लिखो, द्रव्यमान भी संरक्षित है। पांचवा में लिखो, द्रव्यमान भी संरक्षित है, लेकिन इसे द्रव्यमान भी संरक्षित है, लेकिन इसे आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा में बदला जा सकता है। आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc²। आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc² के आधार पर ऊर्जा में बदला जा सकता है। के आधार पर ऊर्जा में बदला जा सकता है। के आधार पर ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, चलो इसको एक बार समझा देते हैं फिर लिखना। सबसे पहला सर, विद्युत आवेश धनात्मक। ठीक है, सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? विद्युत आवेश धनात्मक। ये है विद्युत आवेश धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। अभी तुरंत बताए थे आवेश दो प्रकार के, या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक। जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश, प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? 0 हो गया। उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? 0। तो इसलिए आवेश पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। लेकिन द्रव्यमान कभी नेगेटिव होगा, द्रव्यमान कभी अपने लोग का मास होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 भी नहीं होगा। अगर कोई वस्तु दुनिया में है तो उसका कुछ न कुछ मास होगा ही होगा। इसीलिए यह केवल क्या चीज हो जाता है जी? धनात्मक। क्या चीज हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आवेश क्वांटमीकरण होते हैं। अभी तुरंत बताए आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है जी? किसी भी वस्तु के ऊपर यदि आवेश मौजूद होगा तो वह मूल आवेश के क्या होगा? पूर्णांकी गुणज होगा। और मूल आवेश किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, न्यूनतम आवेश होता है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? मूल आवेश। ठीक है, उसके बाद बताए थे द्रव्यमान का क्वांटमीकरण अभी तक नहीं हुआ है। किसका क्वांटमीकरण नहीं हुआ है जी? द्रव्यमान का क्वांटमीकरण नहीं हुआ। ऐसा कोई भी चीज नहीं आया है कि ये फिक्स बता दे कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वह किसी का द्रव्यमान का पूर्णांकी गुणज होगा। ऐसा है?
अपने लोग का स्वच्छ एकदम कुछ भी द्रव्यमान हो सकता है, 54 किलो, 54.5 किलो, 54 किलो, 54 किलो, कुछ हो सकता है ना, इसीलिए वो फिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद विद्युत आवेश पिंड के गति पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत आवेश वस्तु गति के उसके गति पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, जैसे जैसे उसका गति के बढ़ता जाता है उसके साथ साथ द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। देखा होगा जो ज्यादा मोटा लोग है वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाता है, जो ज्यादा फिट लोग है वो ज्यादा तेज दौड़ पाता है, तो इसमें द्रव्यमान इफेक्ट करता है। उसके बाद आता है आवेश के कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। आवेश अगर अस्थिर है तो विद्युत क्षेत्र, याद करो, आवेश यदि अस्थिर है तो विद्युत क्षेत्र, और आवेश यदि गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र। गति करेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगा और उसके चारों ओर फिर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, और जब अस्थिर रहता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। इसीलिए यहाँ है कि विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान के कारण, और जब किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो गुरुत्व बल लगेगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा, तो उसमें होता है आवेश में विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव, तो इसमें कौन सा प्रभाव होता है, गुरुत्वीय प्रभाव होता है। समझा, कौन सा प्रभाव होता है, गुरुत्वीय प्रभाव होता है। उसके बाद आवेश क्या रहता है, संरक्षित है, अभी बताए थे संरक्षण सिद्धांत अनुसार, और ये क्या हो जाता है, द्रव्यमान भी संरक्षित है, लेकिन इसे आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc² के आधार पर ऊर्जा में बदला जा सकता है। द्रव्यमान क्या कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में। जैसे अपने लोग मर जाएंगे, मान के चलो, मर जाने के बाद क्या होता है, जला दिया जाता है, जलाने के बाद क्या हो जाता है, जो मास था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, धुआं में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसी को कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, भी आई है। ठीक है, ये तुमको याद रखना ही रखना है। ठीक है, हाँ हो गया याद, अरे वाह, भगवान करे ऐसा दिमाग सबको दे, हमको दे देता था ना। हाँ, कूलॉम्स का नियम ये कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपने लोग पढ़ेंगे कूलॉम का नियम, यहाँ से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात याद बता देते हैं, आने वाले संडे को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, काहे कि हम पीछे चल रहे हैं, हम संडे को मैनेज करेंगे क्लास, पीछे चल रहे हैं, हमको जहाँ चलना चाहिए हम उससे पीछे हो गए हैं। अगला ला भेज पेन ड्राइव में है, लिखना है ठीक। ये